जय हिमालय जय भारत। हिमालय के लिए समर्पित वेबसाइट himalayalog.com के इस यूट्यूब चैनल हिमालय लोग में आपका स्वागत है। मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा इस बार हिमालय वीरों की कहानी बताने जा रहा हूँ। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी अवश्य दबा दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, धरोहर, कला, संगीत, गीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह हिमालय लोग चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोग वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। नए तेवरों के साथ हिमालय लोग वेबसाइट आपके सामने पेश है। अपने सुझाव ईमेल पर हमें देख सकते हैं। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि भारत में महान गुप्त साम्राज्य रहा है। बाकी के लिए पहले मैं गुप्त साम्राज्य के बारे में बता देता हूं। गुप्त साम्राज्य प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में एक था। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनर्स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को ही है। मौर्य वंश के पतन के बाद लंबे समय तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हो पाई। मौर्योत्तर काल के बाद ईसा की 3वीं शताब्दी में 3 राजवंशों का उदय हुआ। इनमें मध्य भारत में नागशक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्व में गुप्त वंश प्रमुख थे। गुप्त साम्राज्य की नींव 3वीं शताब्दी के चौथे दशक में पड़ी और इसका उत्थान 4वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आज के उत्तर प्रदेश और बिहार में था और बाद में यह पूरे भरतखंड में उनका शासन हो गया। आपने प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कृति ध्रुव स्वामिनी को पढ़ा होगा। ध्रुव स्वामिनी उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक प्रसिद्ध नाटक है। इसका कथानक इसी चंद्रगुप्त वंश से संबंधित है, जो कि शोध से प्रमाणित इतिहास गाथा है। इतिहास के अनुसार ध्रुव स्वामिनी गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त की अत्यंत सुंदर, सुशील, वीर और साहसी पत्नी थी। उसका पति रामगुप्त उसकी तुलना में अत्यंत कायर, विलासी, मद्यप, दुष्चरित, अयोग्य व्यक्ति था। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उसे राजपाट मिल गया। मैदानी इतिहासकारों के अनुसार उसके शासनकाल में उसके राज्य पर शकों का आक्रमण हुआ। रामगुप्त ने युद्ध करने के बजाय शक नरेश को अपनी ध्रुव स्वामिनी को पत्नी उसको सौंपने का उसके प्रस्ताव रखा। ध्रुव स्वामिनी ने अपने सतीत्व तथा मर्यादा की रक्षा के लिए रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त से सहायता मांगी। चंद्रगुप्त साहसी था। वह ध्रुव स्वामिनी का रूप धरकर रात्रि में शक नरेश के पास गया और उसने शक नरेश की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त भी के उसमें रामगुप्त मारा गया। चंद्रगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया और ध्रुव स्वामिनी को इतिहास में ध्रुव देवी के नाम से भी जाना जाता है और वह लिच्छवी कुमारी थी। कहानी यह है कि गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम के बाद 335 में उसका तथा कुमार देवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। कोई स्कंदगुप्त भी इसका नाम लिखते हैं। संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में वह महान शासकों में गिने जाते हैं। तब वो गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने महाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। उनके बाद उनका बड़ा बेटा रामगुप्त सम्राट बना। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल व कायर था। वह शकों से पराजित हुआ और अत्यंत अपमानजनक संधि कर अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को वह शकराज को भेंट करने के लिए राजी हो गया। लेकिन उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छद्म भेष में ध्रुव स्वामिनी के भेष में शकराज के पास गया। उसने शकराज की हत्या कर दी। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की भी हत्या कर दी और उसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। वह गुप्त वंश का शासक बन गया। वह बहुत महान राजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी में सिंहासन बैठे और वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 साल शासन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराकर इस तरह गुप्त साम्राज्य एक को शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित कर दिया। दरअसल गुप्त साम्राज्य में जो 2 चंद्रगुप्त हैं, एक समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम
और दूसरा समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से अधिक जाना जाता है। वह भारत के महान तप सम्राटों में थे और जिनकी राजधानी उज्जैन थी। इस मामले में अब कहानी जो है वो अब मैं आपको बता रहा हूं कि वास्तव में है क्या। मैं उन इतिहासकारों की खामी को सामने लाया हूं जिन्होंने गुप्त नरेश रामगुप्त को हराने वाले राजाओं को खश की बजाय शक बता दिया। राहुल सांकृत्यायन भी लगातार यही गलती करते रहे हैं। वो शक और खस को एक ही मानते रहे हैं, जबकि दोनों ही अलग अलग हैं। इतिहास साक्षी है कि खस हिमालय के ढलानों पर महाभारत काल से बसे हैं, जबकि शक बहुत बाद में भारत में आए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का हिमालय के खस खासतौर पर कत्यूरियों से क्या संबंध है। अब मैं वही बताने जा रहा हूं। ध्रुव स्वामी की अब बात करते हैं। प्रोफेसर डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विश्लेषण में लिखते हैं कि गुप्तकालीन अभिलेखों से पता चलता है कि चौथी सदी तक मध्य हिमालय अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल के पश्चिमी क्षेत्र तक खसों का एक समृद्ध राज्य स्थापित हो चुका था, जिसे करतरपुर साम्राज्य की नाम से भी उनको जाना जाता था। इसकी राजधानी पहले आज के जोशीमठ थी, जिसे कार्तिकेयपुर भी कहा जाता था। इन शासकों को कत्यूरी कहा जाता था और बाद में कत्यूरी अपनी राजधानी आज के कुमाऊं के बैजनाथ ले गए थे। इतिहासकारों की बात देखिए कि वे भारत में उस काल में 3 वंशों का उल्लेख तो करते हैं, परंतु खसों के कत्यूर वंश का कहीं भी उल्लेख नहीं करते। यह उनका पक्षपात एक तो पहले सामने आता है। महाराज गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 340 से 375 ईस्वी के प्रयाग स्तंभ प्रशस्त में उनके अधीनस्थ राज्यों में करतरपुर राज्य भी था। करतरपुर यानी कत्यूर खस राज्य की ईसा की 4वीं शताब्दी में उत्तराखंड की सशक्त राज्य के रूप में उसकी स्थापना हो चुकी थी। नेपाल के अभिलेखों से भी स्पष्ट है कि कत्यूर राज्य की सीमा, पूर्वी सीमा जो नेपाल की पश्चिमी सीमा तक फैली थी, किंतु पश्चिमी सीमा का विस्तार कहां तक था इसका उल्लेख नहीं मिलता है। इतिहासकार मजूमदार की पुस्तक एंशिएंट इंडिया के अनुसार समुद्रगुप्त के समय खस राज्य की सीमा पश्चिम की ओर यमुना व चंबल तक पहुंची थी। स्मिथ ने कत्यूर राज्य का विस्तार कांगड़ा से लेकर कुमाऊं गढ़वाल तक माना है, जबकि ओल्डहम आदि विद्वानों ने इसका विस्तार गढ़वाल, कुमाऊं और रोहिलखंड तक माना है। मध्य हिमालयी क्षेत्र में खसों का प्रभुत्व तो बहुत पहले स्थापित हो चुका था। इसे खस मंडल के नाम से जाना जाता था। करतरपुर यानी कार्तिकेयपुर का उल्लेख पाणिनि के ग्रंथ अष्टाध्यायी में भी मिलता है। इसे कर्तपुर कहा गया है, जिसकी पहचान उत्तराखंड के कार्तिकेयपुर से की गई है। 8वीं शताब्दी के नाटककार विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक एवं 9वीं शताब्दी के कन्नौज के राजकवि राजशेखर की काव्य शास्त्रीय कृति काव्य मीमांसा से पता चलता है कि उस समय करतरपुर का खस साम्राज्य इतना शक्तिशाली था कि उसकी वीर वाहिनी दिग्विजय यात्रा के लिए निकली थी। उसने तब अजय समझने वाली मगध की विशाल वाहिनी को पराजित करके उसके राजा चंद्रगुप्त का के जो बड़ा भाई था रामगुप्त, उसको बंदी बना लिया था। रामगुप्त की मुक्ति यानी रिहाई के लिए खस नरेश ने शर्त के रूप में उसकी महारानी ध्रुवस्वामिनी को भेंट करने की मांग कर दी थी। रामगुप्त इस अपमानजनक शर्त को मान गया था, परंतु उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त इस शर्त से क्षुब्ध था। चंद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी के छद्म रूप में खसराज के शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। इस तरह उसने ध्रुवस्वामिनी के सतीत्व की भी रक्षा कर ली थी। खसराज की हत्या करने के बाद वह गुप्त साम्राज्य का सम्राट बन गया। उसके दादा का नाम भी चंद्रगुप्त था, इसलिए उसे इतिहास में चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है, कि जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं। उसने खसों के राज्य को अपने राज्य में मिला दिया। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता समुद्रगुप्त के नामोल्लेख में करतरपुर खस राज्य को उत्तर में अपना सीमांत राज्य माना है, यानी उनके सीमा से जुड़ा एक राज्य था। जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने अपनी मंदसौर प्रशस्ति में गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा गढ़वाल कुमाऊं के उत्तर में स्थित सुमेरु एवं कैलाश को भी माना है। यानी इस दौरान खस साम्राज्य इनके तहत आ गया था, और जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने
खस नरेश को मार के उसको उनके शासन राज्य को अपने शासन में कर लिया था। कत्यूर खसराज को मारने की यह घटना सन 375 के आसपास की मानी जाती है। इस बात का साफ कहा जा सकता है कि इतिहासकारों में मगध और ध्रुव स्वामिनी यानी ध्रुव देवी की जिस घटना को शकों से जोड़ा है वह पूरी तरह से गलत है। वास्तव में उत्तराखंड के कत्यूर खस थे और वही उनके ही राजा थे जिन्होंने मगध की सेना को परास्त किया था। राहुल संकटयान भी मैं जैसे कि पहले कह चुका हूं वह भी गलती यही करते रहे हैं। वह खस और शकों को एक ही मानते थे, जबकि ऐसा नहीं है। इतिहासकार रोमिला थापर ने भी अपनी पुस्तक भारत का इतिहास में इस घटना का उल्लेख किया है। थापर ने भी खसों को शक लिखा है। वह यह भी लिखती हैं कि शकों को हराकर चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तर की सीमा तक नियंत्रण हो गया। अब मानने वाली या जानने वाली बात यह है कि उत्तरी सीमा पर शकों का शासन था ही नहीं। शक मैदानी क्षेत्रों में थे और उनका केंद्र मथुरा के आसपास था। उत्तरी सीमाओं पर खसों का राज्य था, उनके साम्राज्य थे, छोटे बड़े राज्य थे, वो खसों के पास था। इन खस राज्यों के आज के हिमाचल का कांगड़ा तक का क्षेत्र, गढ़वाल, कुमाऊं तथा नेपाल के डोटी से कर्णाली क्षेत्र तक का इसमें क्षेत्र शामिल था। ये पूरा खस मंडल क्षेत्र कहलाता था। बराहमिर ने अपनी कृति में पर्वतीय वीर वाहिनी का उल्लेख किया है। यह खस वाहिनी थी जो कि उत्तराखंड के खस यानी कत्यूरों की थी। यह भी लिखा है कि 9वीं सदी तक इस पर्वतीय कटक का यश गुजरात तक फैला था। इसकी पुष्टि गुजरात के शीर्ष पदक नामक स्थान से प्राप्त गुर्जर राज दरत के प्रशांत राग के 685 विक्रमी के उस ताम्रपत्र से होती है जिसमें हिमालय की शक्तिशाली सेना का तथा खसों का उल्लेख किया गया है। कत्यूरी शासकों को लेकर कहा जाता है कि कभी उनका शासन अफगानिस्तान से लेकर नेपाल तक फैला था। गुजरात में भी जो खस लोग मिलते हैं, माना जाता है कि इनकी सेनाएं जब गुजरात तक विजय यात्रा पर निकली थी तो उनके कुछ लोग वहीं रह गए थे। उनके वंशज भी आज खस वहां पे हैं। परंतु आपने यहां देखा होगा कि इतिहासकारों ने खसों को भुलाकर उनकी जगह शकों को श्रेय दे दिया। खस महाभारत काल के समय से रह रहे हैं और ये आर्यों की ही एक शाखा इनको माना जाता है, क्योंकि इनकी जो बोली थी, भाषा जो भी थी, वो संस्कृत की मिलती जुलती थी। इनके रीति रिवाज, रहन सहन, फीचर्स, जो उनके चेहरे थे, सब कुछ आर्य जैसे थे। बस फर्क ये रहा कि कहते हैं कि आर्य मैदानों की तरफ आगे बढ़े और ये हिमालय की ढलानों में बढ़े, ये मैदानों में नहीं उतरे। बस इतना फर्क था और सदियों तक अलग अलग रहने थे। थोड़ा बहुत उनके जीवन शैली में फर्क आ गया था। हिमालय वीरों को लेकर 8वीं सदी के नाटककार विशाख दत्त की कृति मुद्दर राक्षस में भी उल्लेख मिलता है। मुद्दर राक्षस के अनुसार खस शासक पर्वतक और मलय केतु ने मगध के नंद वंशीय शासकों के विरुद्ध संघर्ष में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। इस बारे में एक वीडियो पहले ही मैं बना चुका हूं और इस चैनल में वो है, आप उसे देख सकते हैं। इन घटनाओं से साफ है कि कभी हिमालयी वीरों की शक्तिशाली सेना मैदानी क्षेत्रों में अपनी वीरता का झंडा फहरा रही थी, परंतु खसराज की एक गलती से पूरे हिमालयी लोगों की जीवन जो है संकट में आ गया था। यदि खसराज ध्रुव स्वामिनी को पाने की मांग न करता, वह एक नारी का सम्मान करता, तो वह मगध पर राज कर रहा होता। खसराज को नारी का सम्मान करना चाहिए था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद फिर से हिमालयी क्षेत्रों में खसों ने अपने राज्य को स्थापित कर दिया था, परंतु एक वो बड़ी ताकत नहीं बन पाए जैसी के पहले थी। खसराज की एक गलती से पूरा ही इतिहास बदल गया था। ध्रुव स्वामिनी की मांग करके चंद्रगुप्त ने खसराज की हत्या कर दी थी और उसका राजपाट खुद भी चला गया था। और यह मैं साफ तौर पे कह देना चाहता हूं कि वे जो रामगुप्त को जिन्होंने बंदी बनाया था जिस सेना ने, वो शक नहीं खस थे। और हुआ ये कि मैदानों के जो इतिहासकार थे, इन्होंने खस और शकों को भेद को समझा नहीं और जो कुछ इनको पास मिलते थे ये अपने हिसाब से उसको लिखते रहे। एक ने जैसे लिखा भेड़ चाल, वो अगले लोगों ने मेहनत नहीं की और वही इसी को लिखते रहे
और उसमें गलती एक राहुल सांकृत्यायन जैसे गलती कर गए, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की बातों को सत्य सभी नहीं माना जा सकता। उन्होंने उत्तराखंड की जातियों का भी जो किताबें थी वो हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब से उठा के इधर उधर मिला मुला के कुछ गलत सलत लिख दिया। उनकी किताबों को भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और वो खास और शगुन को एक कहते रहे हैं। तो यह था ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और उत्तराखंड के कत्यूरी वीरों का जो आपस में एक गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और उत्तराखंड के खस कत्यूरों का रामगुप्त की सेना को परास्त करने और ध्रुव स्वामी तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की यह जो गाथा है इसे आप आगे भी बढ़ाइएगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। नोटिफिकेशन की घंटी को भी लाइक कर दीजिए। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ौला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है और इसी चैनल में। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हिमालय वीरों की और भी मैं कहानी आपको देता रहूँगा। अब वहाँ के शासकों पर मैं वीडियो लाऊंगा और तब तक जय हिमालय, जय भारत।